हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब जो उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज देखते हैं। जिस स्टूडेंट ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। तो आज देखिए, तो एक्सरसाइज 1.2 के क्लास 10th देखिए प्रश्न दिया हुआ है 26 व 91। ये दो नंबर दे दिए, इन दो नंबर के HCF व LCM, HCF और LCM ज्ञात करो। उसके बाद हमें दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम 26 और 91 का HCF निकालते हैं। HCF निकालने की सबसे सिंपल जो विधि है हमारी वो भाग विधि होती है। तो भाग विधि से हम HCF निकालते हैं। लेकिन निकालने के लिए तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, चलिए दोनों को हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से एलसीएम और HCF एक साथ निकल के आ जाता है। किस प्रकार? 26 के फैक्टर कर लो, अभाज्य फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 2 गुणा 13 26 हो गया। उसके बाद हमने किया 13 सत्ते 91 के फैक्टर हो गए 13 सत्ते 91। अब जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा? 13। और LCM की बात करेंगे हम, तो LCM क्या होता है? जो कॉमन है वो भी लिखेंगे और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? LCM। और HCF हमारा कितना हुआ? 13। इनकी गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 14 की 13 से गुणा कर दीजिए। 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, 14 का 14 और 4 18। तो ये हमारा LCM आया 182 और HCF हमारा आया 13। अब हमारा HCF और LCM आ चुका है। अब हमें ये प्रूफ करना है, क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं पहले, यानी कि 26 गुणा 91। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकाल रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 की और 91 की गुणा कर लीजिए, 26 की और 91 की गुणा कर रहे हैं। हमारी जो गुणा आ गई है ये 2366 गुणा, इन दोनों की गुणा कितनी आ गई हमारी? 2366। अब हम निकालते हैं HCF और LCM की गुणा। HCF और LCM की गुणा कितनी आएगी वो देखते हैं। HCF क्या है हमारा HCF आया है 13 और हमारा जो LCM आया है वो कितना है? 182। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 का 6, हाथ से लगे 2, 13 104, 104 तो 106, हाथ से लगे 10, 13 का 13 और 23। अब यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया है और HCF और LCM का गुणनफल भी 2366 आया है। तो चलिए लास्ट में लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था।
तो ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कुछ भी संख्या दी हो तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने सेल्फ से यानी कि घर पर रह करके स्टडी कर सकते हैं। अपने आप से ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अभी केवल हमने एक आपको मेथड समझा दिया, बाकी के क्वेश्चन आपको अपने से ट्राई करने हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करा देते हैं जिसमें 3 संख्याएं दी होंगी, जिसमें 3 संख्याएं दी होंगी। तो चलिए 3 संख्याएं वाला देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 12, 15 और 21। ये 3 संख्याएं दी हुई हैं। इसमें बताना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा केवल HCF और LCM निकालना। HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। हमें वो सिद्ध नहीं करना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल वो केवल 2 के लिए था। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इनका HCF भी निकालते हैं और LCM भी निकालते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि ही हम इसमें लगाएंगे। तो लगाते हैं अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 12 लिखा, 15 और 21। तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम इनके आगे लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 3 गुणा 5। देखिए तरीका है कि यदि आप जो संख्या ऊपर है तो उसके नीचे वही संख्या लिखनी चाहिए। जैसे 3 के नीचे 3 ही लिखेंगे। हमारे पास इसमें 2 नहीं था तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ दो। कलम लिखने को हम 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक सबसे सटीक तरीका ये है कि आप उस एक संख्या के नीचे एक ही संख्या लिखो, तो कभी भी गलती नहीं होगी सवाल में। जैसे 21 है, 21 को हम लिखेंगे 3 गुणा 7। 5 के नीचे 5 लिखना चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हमारा इस टाइप से इनके सबके हमने क्या लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब इसमें क्या करना होता है, अगर हमें HCF निकालना है तो हर लाइन से जो भी कॉमन दिखाई देगा वो लिख लो। तो देखो जैसे ये 2 कॉमन नहीं है, ये नहीं, 3 कॉमन है, तो बस जो भी कॉमन है वो हमने लिख दिया। तो इसका मतलब HCF कितना आया हमारा, 3 आया। ओके, अब बात करते हैं LCM की। अगर हमें LCM की बात करनी है तो देखिए LCM में क्या होता है, LCM में हर लाइन से एक एक अक्षर लिखते चले जाएंगे। हर लाइन का एक एक अक्षर, चाहे वो कॉमन हो या नहीं। जैसे देखिए इसका हमने क्या लिखा, 2 लिखा, इस वाली लाइन से 2, इस वाली लाइन से 2 लिखा, इस वाली लाइन से 3 लिखा, इस वाली लाइन से 5 लिखेंगे, इस वाली लाइन से 7 लिखेंगे। इस प्रकार हर लाइन से एक एक नंबर उतारते चले गए और इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो ये हमारा LCM आया और ये हमारा HCF आया। लास्ट में लिख देते हैं, अतः हमारा जो HCF आया है वो 3 आया है और जो हमारा LCM आया है वो 420 आया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये HCF निकालना और LCM निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट में हमें लिख सकते हैं। आपके कमेंट हम देखते रहते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये सीखे होंगे। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे वो आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बड़े अच्छे ध्यान से इसको समझना।
तो देखिए सिद्ध करो कि √5, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जो भी रूट में इस तरीके से संख्या लिखी हुई आती हैं वो अपरिमेय ही होती हैं। बट हमें यहाँ क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है इसको। तो चलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कैसे करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 5 की जगह 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझ के बाकी के क्वेश्चन आप इस प्रकार के अपने आप करेंगे। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए माना, क्योंकि इसमें ये अपरिमेय बतानी है, हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होती है तो उसे हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, तो √5 को = में P/Q लिख देंगे, क्योंकि जब हमने इसे परिमेय संख्या मानी है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 बराबर हमने क्या लिखा, P/Q लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये इसका अंडररूट हटाने के लिए हमने क्या करा, वर्ग किया। वर्ग करने पर हमने क्या किया, इसका वर्ग किया। तो जब वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना होता है, 5 होता है, बराबर p का स्क्वायर कर दिया तो p² और q² आएगा। ठीक, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P, Q दो पूर्णांक हैं, जहां दो पूर्णांक हैं, जहां दो अभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक है, P और Q दो पूर्णांक हैं। अब ये देखिए P², अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P² बराबर 5Q²। एक बार ध्यान देना, इस वाली लाइन में यहाँ पे लिखा जाता है कि जहां P और Q दो पूर्णांक है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होता। P और Q किसी भी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं। तो अब हम यहाँ देखोगे कि P² 5 का गुणज है। ये क्या आया है कि P² 5 का मल्टीपल है, क्योंकि P² की वैल्यू आई है 5Q², और Q² क्या है, पूर्णांक है। तो इससे यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 5 का एक गुणज है, P² 5 का एक गुणज है, तो जब P² 5 का गुणज है तो इसीलिए P भी 5 का एक गुणज होगी। P भी क्या होगी, 5 का एक गुणज होगी, यानी कि P का जो मान होगा वो एक 5 का मल्टीपल होगा, जिससे 5 से कटने वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब P भी 5 का एक गुणज है, मतलब अर्थात P बराबर 5m मान लिया। हमने क्या माना कि P जो है ना वो 5 का एक गुणज है, मतलब 5 का कुछ मल्टीपल होगा, जैसे 5 की गणना 5, 10, 15, 20, तो 5m मान लिया। हमने P को क्या माना कि वो 5m है। तो अब हम क्या करते हैं, जब P का मान 5m है तो इस एक समीकरण मान के इसमें P का मान लगा दीजिए। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या होगा, P का मान लगा दो इसमें को 5m, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, बराबर में क्या हुआ 5Q², 5 का वर्ग करा 25m², और इधर क्या आया, ये कैंसिल तो 5 आ गया, तो Q² बराबर 5m²। अब यहां से देखिए
वही बात यहाँ सिद्ध हो गई कि अगर पी स्क्वायर भी 5 का गुणज है तो क्यू स्क्वायर भी तो 5 का गुणज हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि क्यू भी 5 का एक गुणज है। इससे स्पष्ट है कि क्यू भी 5 का एक गुणज है। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हिंदी ज़्यादा लिखनी पड़ती है। अभी आपको 2 लाइन होगी, क्या लिखेंगे? अब इससे हमारी ये बात पता चली कि पी भी 5 का गुणज है, क्यू भी 5 का गुणज है, लेकिन मतलब दोनों 5 से कटने वाले नंबर है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि पी और क्यू 2 ऐसे नंबर हैं जिनका कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इनका तो घनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, क्योंकि पी भी 5 से कटेगा और क्यू भी 5 से कटेगा। तो इसका मतलब जो बात हमने मानी थी वो बात हमारी क्या हुई? गलत साबित हुई। तो हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं, अतः पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या लिखेंगे नीचे लास्ट? इसके बाद लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना कौन सी है? ये वाली जो हमने कल्पना की थी। ये हमने माना था कि P और Q का कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो हमने मान के चले थे। तो अतः ये बात क्या हुई? गलत साबित हुई। तो क्या लिखेंगे? जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी सवाल होता है, डिफिकल्ट है हल्का सा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि हम इसमें क्या क्या लैंग्वेज लिखते हैं और लास्ट में क्या लैंग्वेज लिखते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए इसी एक्सरसाइज का कोई एक दूसरा क्वेश्चन और आपको हम करके दिखाते हैं भी। इससे रिलेटेड आप कुछ भी करना, यहाँ 5 की जगह 3 भी हो सकता है, 2 भी रख लेना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार का मिलेगा आपको? देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को चेंज करा है। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 ये दे दिया। 3 + 2√5 क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आपकी नोटबुक बड़े अच्छे से आप घर पर ही रह करके नोटबुक तैयार कर सकते हैं। कहीं भी आपको ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, घर पे रहिए। लॉकडाउन की समस्या चल रही है, तो आप घर पर रह करके अपना स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए इस पे विचार करते हैं। देखिए, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो अपना वही तरीका कि इसमें तो हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम उल्टा मान के चलते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा P/Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने मान लेते हैं। इतनी चीज हमें लिखनी पड़ती है। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो ये 2 लाइन हमें इस प्रकार से लिखनी ही पड़ेगी कि माना जो भी कहेगा उसको लिख देंगे। एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा P/Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं 3 + 2√5 को P/Q के इक्वल में हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें ये जो रूट वाली संख्या है इसको तो यहीं पे रहने दो, बाकी इस 3 को इधर पहुंचा दो।
तो p अपॉन क्यू माइनस 3 कर लिया हमने। अब इधर क्या लिखा, 2√2 लिखा, इसके अपॉन में 1 मान के क्यू एलसीएम आ जाएगा, तो p माइनस का 3q हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है वो अपॉन में ले जाओ, √2 इज इक्वल टू में p माइनस 3q अपॉन में q आ गया। यहाँ से देखिए, चूंकि अब इसके नीचे लाइन लिखनी है, जो लाइन हम बोल रहे हैं आप नोट कर लेना, ठीक है। क्या लाइन लिखनी है, देखिए, चूंकि ये चूंकि का निशान होता है, 2 बिंदु ऊपर लगाते हैं और एक नीचे लगाते हैं। तो चूंकि p और q दो पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 3q भी एक पूर्णांक होगा तथा p माइनस 3q बटे q एक परिमेय संख्या है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि √2 या √5 या √3 इस तरह क्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे कि p माइनस 3q बटे q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। देखो ये तो इक्वल बता रहा है ना, तो यही लिखेंगे कि समान नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हमने सोचा था वो गलत है या विपरीत है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, सॉरी दोस्तों, ये रूट 5 दिया हुआ था, यहाँ पे आप रूट 5 बना देना, 2 की जगह 5 बनाना, बाई मिस्टेक हुआ, रूट 2 की जगह क्या चलेगा, रूट 5 चलेगा, ठीक है। तो जहाँ हमने रूट 2 बोला है वहाँ रूट 5 लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, और नोट्स बनाना अच्छे से, आप अपने नोट्स बनाना, तो आपको जो है दोबारा भी पढ़ने में आसानी होगी। ओके, चलिए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी एक्सरसाइज में। ओनली इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन हैं और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या कहा है इसमें, अब बोला है कि 7√3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सिद्ध करना है इसमें भी कि 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की संख्या कोई आ जाए, तो कैसे करेंगे, यानी कि इसके गुणा में 7 लिख दिया आपने, ठीक। अपनी शुरू की 2 लाइन तो वही रख लो, हर क्वेश्चन में वही लगानी है, इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन में वही लाइन लिखनी है, तो वो लाइन आप लिख लेना, वो हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे, टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं कि 7√3 p अपॉन q हमने मान लिया, कि ये जो हमारी एक संख्या है ये परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे √3, क्या लिखा हमने यहाँ पे √3, और इस 7 को इधर बटे में डाल दो, ये आ गया इस तरीके से। अब हम इसके नीचे अपनी फिर 2 लाइन पढ़ाएंगे, क्या लाइन पढ़ाएंगे, चूंकि p और q 2 पूर्णांक हैं, अतः 7q भी एक पूर्णांक होगा, अर्थात p बटे 7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होती, अतः हमारी कल्पना गलत थी, अर्थात 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 1.3 के तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इसके इस तरह और भी 2 क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं, वो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने देखा कि 1/√2 बोल रखा, इसको बताना है कि ये भी एक अपरिमेय है, तो इसको आप क्या करोगे, p अपॉन q मान लिया हमने, इसका अपोजिट कर दो √2, इसका अपोजिट कर दिया q अपॉन p कर दिया,
ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जब P अपॉन Q परिमेय है तो Q अपॉन P भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो लाइन इसमें थी वही लाइन समझ लो इसमें लिखी, दो लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, ये तो हर क्वेश्चन में चलनी है। ओके, तो इस प्रकार आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे अगले पार्ट में आपको एक्सरसाइज 1.4 मिलेगी। तो इस प्रकार हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।